सो दोस्तों, एक और नया दिन, एक नई कहानी, एक नया किस्सा। मैं बलजीत परमार अपने चैनल बलजीत परमार फॉर यू से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं आपको आज बम्बई के उस इलाके में वापस फिर लेके जाऊंगा जहाँ कल हम लोग घूम रहे थे। मैंने आपसे वादा किया था कि नागपाड़ा, डोंगरी, परेल, बाईखला, अगरीपाड़ा, बॉम्बे सेंट्रल, ये जो पुराना बम्बई था जिसको ओल्ड बॉम्बे बोलते थे, उसमें जो पुराने ज़माने के जो गैंग्स और डिफरेंट जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चलती थी और ऑर्गेनाइज्ड वे से, उसकी बात आपको करेंगे कुछ दिनों के लिए। तो उसी सिलसिले में आज तीसरी कड़ी हमारी जो है उसमें मैं बात करूंगा उस ज़माने के जो सबसे बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे, जो बाद में डॉन बन गए। उसका नाम था बाबिया खोपड़े। बाबिया खोपड़े वो शख्स था जो अरुण गवली, बाबू रेशम, रामा नायक और इनके आने से पहले जो उन उस एरिया में काफ़ी एक्टिव था और इनका नाम चलता था, इनकी हुकूमत चलती थी, इनकी दादागिरी चलती थी, बदमाशी चलती थी, उनकी पहुंच थी। तो वो जो वो एक गैंग्स का ज़माना था। हमने कोबरा गैंग की बात की, उसी तरह वहाँ पे एक डायमंड गैंग था, एक गोल्डन गैंग था। तो इस किस्म के गैंग्स की आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। तो बाबिया खोपड़े जो थे उसने जो गोल्डन गैंग बनाया गया था उन दिनों में, वो बाबिया खोपड़े ने बनाया था। और गोल्डन गैंग की खूबसूरती ये थी कि उससे जितने बड़े जो नामचीन मेंबर्स थे, जो डिफरेंट एरियाज में, जो गली के दादे, मोहल्ले के दादे, फिर एक पार्टिकुलर एरिया से जो पूरे गैंग को रिप्रेजेंट करते थे, वो जो जो छोटे छोटे इलाकों के जो अपने आप को सरगना कहते थे, वो जब सब इकट्ठे होके अपनी मीटिंग्स करते थे, अपने इलाके में घूमते थे, तो उनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती थी कि सब के सब लोगों ने बहुत सारे सोने के गहने पहने होते थे। जैसे औरतें श्रृंगार के लिए सोने के गहने पहनती हैं, ये लोग अपनी दादागिरी और अपनी अमीरी दिखाने के लिए सोने के गहने पहनते थे। और शर्ट के 3-4 बटन खुले रखने, उनमें बड़ी बड़ी सोने की चेन, गोल चपटी मोटी चेन पहननी, उनमें लॉकेट लगा के रखने डिफरेंट डिफरेंट भगवान के। उसी तरह हाथों में ब्रेसलेट पहन के रखने सोने के, और सोने के कड़े पहनने मोटे मोटे उन्होंने, और उंगलियों में रिंग्स, मुंदरी पहनना। तो ये इस किस्म का इनका वो एक डिफरेंट आइडेंटिटी थी गैंग की, गोल्डन गैंग। तो वो क्योंकि सोना बहुत पहनते थे इसलिए उस गैंग का नाम गोल्डन गैंग पड़ा। इनका कोई भी कारिंदा जब किसी इलाके में जाता था, बटन खोल के अपने सोने की चेन दिखाता हुआ, तो सब लोग समझ जाते थे कि ये बाबिया खोपड़े का आदमी है और गोल्डन गैंग का मेंबर है। तो ये इनका वो जो सोने के गहने थे, वो इनका आइडेंटिटी कार्ड या पहचान पत्र गिना जाता था। तो बाबिया खोपड़े का जो हेडक्वार्टर था वो ढिलाई रोड पे एक सन मिल कंपाउंड हुआ करता था। उस फैक्ट्री का नाम सन मिल था। उसके अंदर इनको एक बहुत बड़ा एरिया सन मिल के मालिकों ने रहने को दिया हुआ था। वो एरिया ढिलाई रोड को आजकल एन.एम. जोशी मार्ग भी कहते हैं। ये वही एन.एम. जोशी मार्ग है जिसमें अगर आपको याद हो तो बम्बई में जो 26/11 का जो अटैक हुआ था, 10 पाकिस्तानी हमलावर आए थे, उसमें से 9 मारे गए थे और एक बचा था अजमल अजमल कसाब। अजमल कसाब की जो पूरी इंटेरोगेशन थी वो एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में हुई थी। वो आपको याद होगा, राकेश मारिया जो उस समय थे, उन्होंने जितनी इंटेरोगेशन उसकी की थी वही जो सेकंड फ्लोर पे इंटेरोगेशन रूम था एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन का, वहीं पे की गई थी। और इंस्पेक्टर ताजने जो थे वो मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका वो वहाँ पे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे, थाना इंचार्ज थे। तो एन.एम. जोशी मार्ग अपने आप में एक बहुत माना पहचाना एरिया है। पुराने ज़माने से वहाँ काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटी चलती रही है और एन.एम. जोशी मार्ग का पुलिस स्टेशन का काम काफ़ी मुश्किल गिना जाता है इन हालात में जहाँ वर्किंग क्लास के साथ डील करना
क्रिमिनल्स के साथ डील करना, तो वो एरिया है एनएम जोशी मार्ग। उसी मार्ग के ऊपर ये सन मिल कंपाउंड बनी हुई है। तो एक ज़माने में तो बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन 70s में जो स्ट्राइक दत्ता सामंत ने करवाई, उसके बाद आधी मिल बंद हो गई। पहले 3 शिफ्ट चलती थी, उसमें से 1 शिफ्ट रह गई। बहुत सी मिल्स का इसी तरह हाल हुआ। उसके पहले भी मुंबई में लेबर स्ट्राइक की वजह से या कुछ और बिजनेस प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रियां, जो खास तौर के कपड़े की मिल, जो कपड़ा मिल होती थी, वो बॉम्बे से अपना बिजनेस समेट के गुजरात बहुत सारे लोग शिफ्ट करके थे अपनी मशीनरी लेके और अपना इक्विपमेंट लेके। तो बहुत सारी मिल जो थी वो अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा उस एरिया में चली गई और मुंबई के लाखों वर्कर जो थे वो बेरोज़गार हुए। और जो थोड़ी बहुत मिल चल रही थी उस एरिया में, उनमें वर्कर जो थे वो जो उनकी ड्यूटी की कटौती होती थी और कटौती होने की वजह से उनकी सैलरी कम मिलती थी, उसके लिए लगातार स्ट्राइक्स चलती रहती थी। तो हर बड़े मिल मालिक ने अपने मिल के अंदर वर्करों के रूप में प्राइवेट प्राइवेट सिक्योरिटी या दादा लोग रखे होते थे, वर्कर्स की डिमांड्स को या वर्कर्स की जो रिबेलियन होता है उसको दबाने के लिए एक जो डंडे का बल का इस्तेमाल करते थे, उसके लिए बहुत से लोगों को भर्ती करके रखा जाता था। तो उसी किस्म से बाबिया खोपड़े के लोगों को सन मिल कंपाउंड के मालिकों ने अपनी मिल के अंदर एक बहुत बड़ी जगह दी हुई थी, जिसमें इनके रहने, खाने, पीने, ऐशो आराम, इशरत का सब सामान मुहैया कराया जाता था। और वहीं पे ये बैठ के अपना ये लोग बाहर के जो और इनके जो काम थे, वो उस सन मिल कंपाउंड के जो उसकी जो बड़ी बड़ी दीवारों और ऊंचे गेट के पीछे जो उनको एक इनविंसिबिलिटी, एक सिक्योरिटी मिलती थी, एक उनको अपने जान की रक्षा का साधन मिलता था, वहाँ से बैठ के वो अपना पूरा जो क्राइम का खेल है, जो गेम है, वो चलाते थे। तो सन मिल कंपाउंड के अंदर ही एक जो उनका एक खाली एरिया पड़ा था बहुत बड़ा, वहाँ पे जो मुंबई का कस्टम डिपार्टमेंट का एक विंग है, उसको मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग कहते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है कस्टम का जो समुद्र के रास्ते से होने वाली स्मगलिंग को रोकने के लिए बनाया गया है। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। मेरीन ड्राइव पे उनका ऑफिस है और मेरे पुराने मित्र हुआ करते थे, गुरजोत सिंह नारंग और उनके बाद दयाशंकर साहब और काफ़ी सारे और, ये सब उस डिपार्टमेंट के साथ कभी ना कभी अटैच रहे। तो वहाँ पे जो स्मगलिंग का सामान पकड़ा होता था पूरी बम्बई से, वो सब इकट्ठा करके वहाँ मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग ने एक बहुत बड़ा गोडाउन किराए पे लिया हुआ था सन मिल के मालिकों से। उसमें वो स्मगलिंग का पकड़ा हुआ सामान रखा जाता था, जिसमें कई बार घड़ियाँ भी होती थी, ट्रांजिस्टर होते थे, वीएचएस कैसेट्स का हुआ करती थी, वीसीआर हुआ करते थे, कुछ कपड़ा खेती का, पुंगी का, ये कपड़ा स्मगल होके आया करता था। वो सब वहाँ पे इस किस्म का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स भी हुआ करते थे, शूज़ हुआ करते थे। तो चाइना से, बैंकॉक से, हांगकांग का काफ़ी सारा बना हुआ सामान, मेकअप किट्स हुआ कर आया करती थी उस ज़माने में स्मगल होके। तो इस किस्म का सामान वहाँ रखते थे और फिर उसकी ऑफिशियली कार्रवाई पूरी होने के बाद ऑक्शन हुआ करती थी और बड़े बड़े दुकानदार और होलसेल रिटेल के व्यापारी वो वहाँ से ऑक्शन में सामान खरीदते थे। तो मैं क्योंकि बड़े कस्टम ऑफिसर को जानता भी था, तो मैं बहुत बार उस मिल में जाता रहता था। कभी कोई कपड़े खरीदने हैं या कुछ और सामान, जीन आया करती थी एक पैंट सिलवाने के लिए। तो इस किस्म का सामान हर महीने 2 महीने के बाद मैं वहाँ से जाके कस्टम वाले ऑफिसर की लेटर लेके जाता था। तो वहाँ से अपनी मर्जी का सामान बहुत सस्ते भाव पे मिलता था। फ्री तो नहीं देते थे, वो पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अच्छी चीज़ आपको आधी कीमत से भी कम भाव पे मिल जाती थी। वो कस्टम ने रेट बहुत कम रखे हुआ करते थे। खैर, तो वो मैंने सन मिल कंपाउंड जो है वो बड़ी अच्छी तरह देखी हुई है, जहाँ पे बाबिया खोपड़े का पूरा गैंग जहाँ से ऑपरेट करता था। तो कई बार इनको और इनके गैंग मेंबर्स को मिलने का मौका मिला वहाँ पे। और फिर उसी जगह पे एक ज़माने में बाद में आके काफ़ी देर के बाद एक मिड डे न्यूज़पेपर निकलता है मुंबई से, उसका ऑफिस भी उसी सन मिल कंपाउंड में रखा गया। खैर,
तो बाबिया खोपड़े और बाकी जो इर्द गिर्द जो इलाका था, उसमें दुकानदारों से हफ्ता लेना, सेटलमेंट करवाना, फिर जो स्मगलर लोगों को उनका जो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उसको सेफ्टी के लिए आदमी प्रोवाइड करने। तो इस किस्म की ये सारे इलीगल धंधे बाबिया खोपड़े और उसका गैंग उस सनमिल कंपाउंड से चलाते थे। तो इस तरह ओवर द ईयर्स करते करते इनका काफ़ी नाम हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए, मारा मारी भी हुई। और उसी टाइम पे 1984 में मुझे याद है, क्योंकि मैं मिल में जाके इनसे मिलता गिलता रहता था स्टोरीज़ के चक्कर में। उसके थोड़े दिन पहले वहाँ पे 84 के पहले काफ़ी सनमिल कंपाउंड से नज़दीक एक ब्रिज है जिसके नीचे से रेलवे लाइन निकलती है। उस ब्रिज के साथ एक वर्कर्स कॉलोनी है, वो थोड़ा रोड से नीचे है, सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाना पड़ता है। वहाँ पे दत्ता सामंत की यूनियन का ऑफिस हुआ करता था। तो वो जो ऑफिस के जो वर्कर थे बड़े स्ट्रॉन्ग यूनियनिस्ट थे। तो इर्द गिर्द जितनी फैक्ट्री थी उनमें स्ट्राइक को चालू रखने के लिए जो पूरी स्ट्रेटजी बनती थी वो उस ऑफिस से बनती थी। तो जो मिल्स वाले थे बड़े उस ऑफिस से परेशान थे। तो उन्होंने जो अंडरवर्ल्ड के लोग थे, बाबिया खोपड़े, उसका नाम तो नहीं आया कहीं, लेकिन सबको पुलिस को मालूम है कि वो इनको इस्तेमाल किया गया कि वर्कर्स का जो ऑफिस है उसको वहाँ से खदेड़ा जाए, उसको डराया जाए ताकि कहीं और चले जाएं। तो वहाँ पे एक बहुत खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, किया गया क्रूड बॉम्ब्स इस्तेमाल करके। दत्ता सामंत की यूनियन को उस ऑफिस में, उसमें 3 जो यूनियन के वर्कर थे वो मारे गए थे और काफ़ी इंजर्ड हुए थे। एक पास से निकलती एक लोकल बस को नुकसान भी हुआ था, वो भी मैंने कवर किया था वो पूरा किस्सा। खैर, तो इस किस्म के काम बाबिया खोपड़े और उसका गैंग वहाँ से करते रहे। तो 84 में बाबिया खोपड़े की शादी हुई। मटूंगा एक एरिया है वहाँ पे, जहाँ पे जो वरदाराजन मुरलियार का गढ़ था, वहाँ पे एक जगह पे वरदाराज एक अपना गणपति का पंडाल भी लगाया करता था पोदार कॉलेज के सामने। उसके पीछे अक्रॉस द रोड जो है वो एक रेलवे की वर्कशॉप है बहुत बड़ी। उसमें एक शादी का हॉल था जो काफ़ी सस्ते भाव पे मिल जाता था और बड़ा हॉल था। पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो कर करा के बहुत सारे जो महाराष्ट्रियन फैमिलीज थी ज़्यादा उस एरिया में, वो शादी और दूसरे फंक्शन उस हॉल में किया करते थे। तो उसी हॉल में बाबिया खोपड़े की शादी हुई 1984 में। और इनकी जो वाइफ थी वो वहाँ पे जो बात करते थे लोग, काफ़ी पुलिस वाले भी सिविल में आए हुए थे, क्योंकि उस ज़माने में जो जब किसी बड़े क्राइम के सरगना का कोई फंक्शन होता था, पब्लिक फंक्शन, तो वहाँ सीआईडी वाले भी पहुँच जाते थे ऐसे लोगों की तलाश में जो लोग वांटेड होते थे। और फिर वो चेहरा भी देखते रहते थे कि इस क्रिमिनल को कौन कौन मिलने आ रहा है, कौन इसके गल में हाथ डाल रहा है, ताकि उन लोगों पे आने वाले समय में निगाह रखी जा सके। तो वो पुलिस वाले भी वहाँ पे थे, बात कर रहे थे। पता चला कि बाबिया खोपड़े की जो वाइफ है, वो वाइफ, उसकी उम्र बाबिया खोपड़े से 5 साल बड़ी थी। तो उस ज़माने में लोग ये बात को कुछ अच्छा नहीं समझते थे कि आदमी की उम्र से उसकी बीवी की उम्र ज़्यादा हो। खैर, ये बातें वहाँ पे हुई और उनकी वहाँ पे शादी हुई। बहुत अच्छा लेविशली खाना वगैरह सब ख्याल रखा गया सब मेहमानों का। वो शादी मैंने अटेंड की थी। तो वो एक सिलसिला चलता रहा। उसके बाद बाबिया खोपड़े का धंधा चलता रहा। उसके बाद छोटा रमा नायक, बाबू रेशम, अरुण गवली, ये सब स्ट्रॉन्ग होते रहे। और इनके साथ साथ, क्योंकि इनकी सबकी बाबिया खोपड़े से बनती थी, आपस में इनकी लड़ाई नहीं थी, लेकिन उसके पड़ोस वाला जो थोड़ा दूर इलाका था दादर का, और अगरीपाड़ा के कॉर्नर पे जो एक एरिया है, 144 144 बिल्डिंग टेनेमेंट उसको बोलते थे, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी, 144 टेनेमेंट। वो अमर नायक और उसके भाई अश्विन नायक का अड्डा था। तो इन दोनों गैंग्स का आपस में टक्कर होना शुरू हुआ, एक दूसरे के आदमी मारने शुरू किए। तो आखिर में कुछ हालात ऐसे बने कि बाबिया खोपड़े को अमर नायक का सामना करना मुश्किल हो जाता रहा। कुछ पुलिस वालों ने भी अमर नायक का साथ देना शुरू किया। अमर नायक काफ़ी डेंजरस क्रिमिनल था, रावण कहा करते थे उसको, वो दिमागी बहुत था।
और उसका जो गैंग था वो बहुत डेयरिंग था। तो उसके चक्कर में बाबिया खोपड़े को अपना जो यहाँ से काम धंधा था वो समेट के उसको भागना पड़ा वहाँ से। वो काफ़ी अक्लमंद आदमी था, उसने सोचा कि मैं अब ये जो नए यंगस्टर गैंग काफ़ी मजबूर हो रहे हैं, इनके सामने मैं अकेला लड़ नहीं सकूँगा। वो अचानक एक दिन उसने अपना सामान उठाया और एक जिस जैसे लोग संन्यास लेते हैं, तो संन्यास लेने के चक्कर में वो गुल हो गया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला कि बाबिया खोखड़े गया तो कहाँ गया। तो जैसे एक मौका मेल होता है, मैं एक बार पूना किसी काम से गया, तो वहाँ से वापसी पे मैं एक वहाँ पे ढाबा है, वो मेरे मित्र चलाते थे, मैं नाम नहीं लेता उसका, अच्छा नहीं लगता। तो मैं उनके ढाबे पे शाम को हम लोग बैठे थे, तो उन दिनों में दोपहर में, तो जो वो ढाबे की खासियत ये भी थी कि बम्बई की कोर्ट्स में जितने क्रिमिनल पूना की जेल से लाए जाते थे तरीक भुगतने के लिए, उनमें एक भाई ठाकुर भी था। तो भाई ठाकुर और उसके साथियों को पूना से जेल की वैन में बॉम्बे लाया जाता था तरीक के लिए, और उनका जो नाश्ता वगैरह, थोड़ा खाना पीना, आराम करना, पुलिस वालों ने भी कुछ खाना पीना होता है, तो वो सब उसी ढाबे पे रुकते थे। वो जो ढाबे का मालिक था वो, उसकी पुलिस वालों से भी अच्छी जान पहचान थी और बहुत सारे क्रिमिनल्स को भी बड़ी अच्छी तरह जानता था। तो भाई ठाकर से भी उसकी जान पहचान थी। तो जब हम बैठे थे वहाँ पे, तो जब भाई ठाकर आया, उसको बहुत लोग मिलने वाले और भी बैठे थे, उनको सबको मिल के सब लोग चले गए। भाई ठाकर अपनी वैन में बैठ के बॉम्बे चला गया कोर्ट में तहरीक भुगतने के लिए। तो एक आदमी वहाँ पे बैठा रहा, वो काफ़ी देर बैठा रहा अकेला। मैं देख रहा हूँ इस आदमी को कहीं देखा हुआ है, लेकिन तब तक वो आदमी काफ़ी कमज़ोर हुआ हुआ और थोड़ा परेशान किस्म का लग रहा था। तो मैंने वो ढाबे के मालिक को पूछा कि यार, वो शख्स जो थोड़ी देर पहले भाई ठाकरे के साथ बात कर रहा था, ये अभी यहाँ पे बैठा है, मैंने इसको देखा हुआ लेकिन अभी पहचान नहीं आ रही। तो उसने बताया कि ये और कोई नहीं, ये बाबिया खोपड़े है। मैंने वो फिर मेरे दिमाग में आया, मैं गया बाबिया खोपड़े से मिला, हाथ वाथ मिलाया, बात किया। तो उसने मुझे बताया कि वो भाई ठाकर का जो विरार का एरिया है, वहाँ पे उसने जाके शरण ले ली थी, क्योंकि अमर नायक उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था। और वो बोल रहा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं ये सब काम छोड़ के आराम की, शांति की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। इसलिए मैंने भाई ठाकर को रिक्वेस्ट करके विरार में एक जगह पे उसकी प्रोटेक्शन में रह रहा हूँ। लेकिन मुझे उसने मेरे से वादा लिया कि ये बात किसी को बताना नहीं, ना अपने अखबार में लिखना, ना छापना, ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो काफ़ी साल वो विरार में भाई ठाकर की प्रोटेक्शन में रहा। मैं इतना बता दूँ, उसकी शादी के बाद उसका बेटा भी एक पैदा हुआ है थे, जिसकी 2017 में 31 साल की उम्र में रेलवे ट्रैक में मुंबई में मारा पाया गया। अनफॉर्चुनेटली ट्रेन के साथ टक्कर हुई और उसकी डेथ हो गई। तो लेकिन वो काफ़ी देर से बाबिया खोपड़े से उसका कोई टच नहीं था। एक तरह से फैमिली से भी बाबिया खोपड़े टूटा हुआ था। और भाई ठाकर ने उसकी काफ़ी हेल्प की। भाई ठाकर का जो छोटा भाई था हतेंद्रा ठाकुर, वो एमएलए भी वहाँ था, वहाँ से उनकी काफ़ी विरार बसई एरिया में चलती थी। तो वहाँ 15 एक साल रहने के बाद बाबिया खोपड़े वहाँ से अपने एक दोस्त के साथ दहसर में रहने आ गया। वो नंदू कामत करके, सावंत करके का, भाजी का, वेजिटेबल का बहुत बड़ा व्यापारी था, धंधा करता था, उसके साथ इसकी दोस्ती थी पुरानी, उसके साथ रहा। तो आजकल भी वो उसी एरिया में दहसर में एक नया अपार्टमेंट ब्लॉक बना है, उसमें कहीं रह रहा है। 3-4 साल पहले मेरी मुलाकात उसकी एक दिन हाजी अली, जो मुंबई का एरिया है जहाँ पे दरगाह है समुंदर के अंदर, वहाँ से अगर हम तारदियों की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक वाइट कलर की बिल्डिंग है, उसके नीचे 3-4 आदमी खड़े बातें कर रहे थे फुटपाथ पे। तो वहाँ से एक आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। तो मैंने फिर जब देखा अपनी जब मैं जा रहा था रुक के, तो देखा तो भाभिया को बड़े सालों के बाद मुलाकात हुई। तो तब उसने सोटी पकड़ी हुई थी चलने वाली। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा भाभिया भाई क्या हो गया? बोलते मेरे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम आ गई है,
तो यहाँ डॉक्टर है मेरा, उसको मैं दिखाने आया था। फिर वही बात कि प्लीज़ किसी को बताना नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ, दुनिया समझती है बाबिया खोपड़े मर गया, तो मुझे मरा रहने दो, ज़िंदा मत करना, कभी किसी से ज़िक्र मत करना। तो वो मेरी आखिरी मुलाकात थी बाबिया खोपड़े के साथ। एक ज़माना जब गोल्डन गैंग पूरी बम्बई में जिसका नाम चलता था, साउथ बम्बई में जिसका सिक्का चलता था, बड़े बड़े लोग जिसको माथा टेकने आते थे, मिल मालिक जिसका पानी भरते थे, वो आदमी आज स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी लेते हुए बिस्तर पे है। लेकिन अच्छा है, तब तक वो मुझे जो मालूम था, अभी रिसेंटली नहीं पता। तो ये एक उस सरगना की कहानी उस इलाके की। आने वाले दिनों में किसी और इसी किस्म के किरदार के किस्से कहानी आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।